तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रीसलैंड नाम की इस एक सीरीज़ के बारे में, जो कि हमें अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है। कई कंट्रीज़ में से आज रिलीज़ कर दिया गया है और कई एक तरह से कंट्रीज़ में से कल के दिन रिलीज़ किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अब तक ये 2024 में आने वाली फर्स्ट सीरीज़ एक तरह से मानी जा रही है और उसकी रेटिंग भी एक तरह से आ चुकी है। रेड टोमेटो इसकी रेटिंग 88% रेड टोमेटो यूजर्स ने इसे पसंद किया है। और साथ ही साथ IMDb रेटिंग की बात की जाए तो 6.1 की ज़बरदस्त की IMDb रेटिंग है। साथ ही साथ दोस्तों इसके सेक्शन की बात की जाए तो भी सेक्शन बनाया है और आगे इसके बारे में मैं आपको सारे कुछ जानकारी देने वाला हूँ। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जिन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों अब इसके बारे में जानना चालू करते हैं। ग्रिसेल्डा एक आगामी अमेरिकी क्राइम ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन मिनी सीरीज है जो एंड्रेस बैज द्वारा निर्देशित और एरिक न्यूमैन और सोफिया वेरगारा द्वारा निर्मित है। इसे डॉग मिरो और इंग्रिड एस्काजेडा ने लिखा है। यह एक कुख्यात ड्रग व्यापारी ग्रिसेल्डा ब्लैंको के जीवन पर आधारित है। लघु श्रृंखला का प्रीमियर 25 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर होने वाला है। 2 कलाकार और पात्र। मुख्य ग्रिसेल्डा ब्लैंको के रूप में सोफिया वेरगारा 1980 के दशक में मियामी, फ्लोरिडा के कोकीन आधारित ड्रग व्यापार और अंडरवर्ल्ड में एक प्रमुख कोलंबियाई ड्रग लॉर्ड जिसे कोकीन की गॉडमदर के रूप में भी जाना जाता है। 3 दारियो सिपुलेवेडा के रूप में अल्बर्टो गुएरा, ग्रिसेल्डा का तीसरा पति। जॉर्ज रिवी अयाला रिवेरा, ग्रिसेल्डा के शीर्ष हिटमैन के रूप में मार्टिन रोड्रिग्ज। जून हॉकिंस के रूप में जूलियाना एडेन मार्टिनेज। इसाबेल के रूप में वैनेसा फर्लिटो। आर्टुरो मेसा के रूप में क्रिश्चियन टप्पन। आवर्ती ग्रिसेल्डा के दूसरे पति अल्बर्टो ब्रावो के रूप में अल्बर्टो अम्मन, जिन्होंने उन्हें कोकीन व्यवसाय से परिचित कराया। 4 कार्ला के रूप में करोल जी, ग्रिसेल्डा की दोस्त और विश्वासपात्र, मेडेलिन की एक यौनकर्मी जो राज्यों में उसके उत्पाद की तस्करी में मदद कर रही है। मार्टा ओचोआ के रूप में जूलियत रेस्ट्रेपो, ओचोआ भाइयों की बहन, जो दोनों मेडेलिन कार्टेल के उच्च पदस्थ सदस्य हैं। ग्रिसेल्डा के प्रतिद्वंद्वी कोलंबियाई तस्कर पापो मेजिया के रूप में मैक्सिमिलियानो हर्नांडेज। कार्मेन गुतिरेस के रूप में पॉलिना डेविला। राफा सालाजार के रूप में कैमिलो जिमेनेज वरोन। राउल डियाज के रूप में गेब्रियल स्लॉयर। जोस जुनिगा एमिल्कर के रूप में। जर्मन पनेसो के रूप में डिएगो ट्रूजिलो। एपिसोड्स नहीं। शीर्षक 5 निर्देशक 6 द्वारा लिखित 7 मूल रिलीज दिनांक। एक लेडी कम्स टू टाउन एंड्रेस बैस टेलीप्ले लेखक इंग्रिड एस्केजेडा और डॉग मिरो। कहानी लेखक डॉग मिरो और एरिक न्यूमैन और कार्लो बर्नार्ड और इंग्रिड एस्केजेडा और डॉग मिरो 25 जनवरी 2024। 2 अमीर गोरे लोग एंड्रेस बैस ब्रेन्ना कॉफ और कैसी पप्पस और डॉग मिरो 25 जनवरी 2024। 3 विद्रोह एंड्रेस बैस टेलीप्ले द्वारा डॉग मिरो। कहानी द्वारा डॉग मिरो और तुरी मेयर और अल्फ्रेडो सेप्टियन 25 जनवरी 2024। 4 माध्यमिक प्रबंधन एंड्रेस बैस टेलीप्ले लेखक डॉग मिरो। कहानी डॉग मिरो और जीना लुसिटा मोनरियल 25 जनवरी 2024। 5 आसमान से टूटा एंड्रेस बैस डॉग मिरो और इंग्रिड एस्काजेडा और जियोवाना सर्क्विस 25 जनवरी 2024। 6 एडियोस मियामी एंड्रेस बैस टेलीप्ले लेखक डॉग मिरो। कहानी लेखक डॉग मिरो और इंग्रिड एस्काजेडा 25 जनवरी 2024। उत्पादन विकास 3 नवंबर 2021 को यह बताया गया कि नेटफ्लिक्स ड्रग तस्कर ग्रिसेल्डा ब्लैंको के जीवन पर आधारित एक नई क्राइम ड्रामा मिनी सीरीज विकसित कर रहा है।
8 लघु श्रृंखला का निर्माण लैटिन वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के लिए एरिक न्यूमैन, सोफिया वेरगारा और 9 लुइस बाल्गुएर द्वारा किया जाएगा। कोलंबियाई मूल निवासी बैज सभी एपिसोड का निर्देशन करेंगे। 6 डॉग मिरो, एंड्रेस बैज और कार्लो बर्नार्ड, जो नार्कोस क्रिएटिव टीम का हिस्सा हैं, कार्यकारी निर्माता होंगे और इंग्रिड एस्कजेडा और डॉग मिरो श्रोता के रूप में काम करेंगे। 10 नवंबर 2019 जनवरी 2022 को नेटफ्लिक्स ने आगामी सीमित श्रृंखला से वास्तविक जीवन की ड्रग क्वीन पिन ग्रिसेल्डा ब्लैंको के रूप में सोफिया वेरगारा की पहली नज़र वाली तस्वीर जारी की। स्ट्रीमर ने 12 नए जोड़े गए कलाकारों का भी खुलासा किया, जिनमें वैनेसा फर्लिटो और जूलियाना एडेन मार्टिनेज शामिल हैं। 12 कलाकारों में अल्बर्टो गुएरा, अल्बर्टो अम्मान, क्रिश्चियन टप्पन, डिएगो ट्रुजिलो, पॉलिना डेविला, गेब्रियल स्लॉयर, मार्टिन रोड्रिग्ज, जोस जुनिगा, मैक्सिमिलियानो हर्नांडेज और जूलियथ रेस्ट्रेपो भी शामिल हैं। 13 फिल्मांकन। लघु श्रृंखला के लिए फिल्मांकन 17 जनवरी 2022 को लॉस एंजल्स में शुरू हुआ। 14 रिलीज। यह सीरीज 25 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है। 2 स्वागत। आलोचनात्मक स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 12 आलोचकों में से 92% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 6.9/10 है। डॉग मिरो, जन्म 20 जनवरी 1972, लॉस एंजल्स में स्थित एक अमेरिकी पटकथा लेखक हैं। एक मिरो ने यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में पटकथा लेखन का अध्ययन किया और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जीवन और कैरियर। मिरो की पटकथाओं में प्रिंस ऑफ पर्शिया, द सैंड्स ऑफ टाइम 2 और द सॉर्सेरर्स अप्रेंटिस शामिल हैं, जो उनके लंबे समय के सहयोगी कार्लो बर्नार्ड के साथ लिखी गई थीं। उनके क्रेडिट में ड्रीमवर्क्स और निर्माता वाल्टर पार्क्स और लॉरी मैकडोनाल्ड के लिए द अनइनवाइटेड 3 और मिरामैक्स के लिए द ग्रेट रेड 4 भी शामिल हैं। जबकि उनका इरादा नेशनल ट्रेजर 3 पर काम करने का था, 5 ऐसा नहीं हो सका। मिरो और बर्नार्ड ने पहली बार मोटर सिटी से अपनी पहचान बनाई, जो 1950 के दशक के डेट्रॉइट पर आधारित एक फिल्म नॉयर एडसेल लोरेन एस्टलमैन उपन्यास का रूपांतरण था। 6 टीम ने डीन किंग के स्केलेटन्स ऑफ द सहारा, ए ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल का भी रूपांतरण किया, 7 जो 1815 में एक कनेक्टिकट व्यापारी जहाज के मलबे और सहारा रेगिस्तान में चालक दल के बाद के कारनामों का वर्णन करता है। उनके अनुकूलन को पढ़ने के बाद स्टीवन स्पीलबर्ग और कैथलीन कैनेडी ने 2011 टिंटिन फिल्म की पटकथा पर काम करने के लिए लेखन टीम को काम पर रखा। 8 मिरो नेटफ्लिक्स श्रृंखला नार्कोस एंड नार्कोस मैक्सिको के निर्माता और कार्यकारी निर्माता हैं। 9 फिल्मोग्राफी। 2005 द ग्रेट रेड, 2009 द अनइनवाइटेड, 2010 प्रिंस ऑफ फारस, द सैंड्स ऑफ टाइम, 2010 जादूगर का प्रशिक्षु, 2015-2017 नार्कोस, 2016 महान दीवार, 2018-2021 नार्कोस मेक्सिको एंड्रेस बैज ओचोआ, जन्म 1975, जिन्हें एंडी बैज के नाम से भी जाना जाता है, एक कोलंबियाई फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। एक फिल्म निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म सतानास थी, जो इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। उन्हें फिल्म द हिडन फेस के निर्देशन और टीवी श्रृंखला मेटास्टेसिस और नार्कोस के लिए भी जाना जाता है। जीवन रूप में भी काम किया। उन्होंने 5 फीचर फिल्मों के निर्माण विभाग में भी काम किया, ब्रिंगिंग आउट द डेड, जूलैंडर, क्रेमास्टर 2, मारिया फुल ऑफ ग्रेस और द फिटेस्ट। उनकी लघु फिल्म होगुएरा
बोनफायर को 2007 के कांस डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में भाग लेने के लिए चुना गया था। बैज ने 5 लघु फिल्में, 3 संगीत वीडियो और 1 वृत्तचित्र लिखा और निर्देशित किया है। शैतानास उनकी पहली फीचर फिल्म थी। 1 फिल्मोग्राफी। लघु फिल्म 2000 पयासो हिजुए पुटा हा 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 हा, 2007 हो गुए रहा हा हा हा, 2008 समीप से गुजरना हा नहीं नहीं हा। फीचर फिल्म वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, निर्माता 2007 सतनास हा हा नहीं, 2011 छिपा हुआ चेहरा हा हा नहीं, 2013 रोवा हा हा नहीं, टीबीए पिंपिनेरो हा हा हा। टेलीविजन वर्ष, शीर्षक, निदेशक, कार्यकारी, निर्माता, टिप्पणियां 2010 एल कार्टेल हाँ नहीं एक एपिसोड, 2011 घुसपैठिए हाँ नहीं एपिसोड एल एसेसिनेटो डे उन कोरोने, 2014 मेटास्टेसिस हाँ नहीं 8 एपिसोड, 2015-2017 नार्कोस हाँ हाँ 12 एपिसोड, 2018 नार्कोस मेक्सिको हाँ सह कार्यकारी 4 एपिसोड, 2022 द सैंडमैन हाँ नहीं 2 एपिसोड, 2024 ग्रिसेल्डा हाँ हाँ लघु श्रृंखला। संदर्भ परफाइल्स एंड्रेस बैस प्रोइमेजेंस कोलंबिया स्पेनिश में पुनः प्राप्त किया 8 फरवरी 2016। एंड्रयू डेविस जन्म 21 नवंबर 1946 एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक और छायाकार हैं जिन्हें कोड ऑफ साइलेंस, एबव द लॉ, अंडर सीज 1 और द फ्यूजिटिव सहित कई सफल एक्शन थ्रिलर के निर्देशन के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन डेविस का जन्म शिकागो, इलिनॉइस के दक्षिण में हुआ था और उन्होंने शिकागो को पृष्ठभूमि में रखकर कई फिल्मों का निर्देशन किया है। वह अभिनेता नाथन डेविस और मेटा डेविस के बेटे हैं और संगीतकार रिचर्ड रिची पीटर डेविस, कवर बैंड शिकागो कैटस के सह संस्थापक और जो एलेन फ्रीडमैन के भाई हैं। डेविस ने अपने पिता से इन वर्षों में कई चरित्र भूमिकाएं निभाईं, विशेष रूप से डिज्नी फिल्म होल्स में शिया लाबियॉफ के चरित्र के दादा के रूप में। थिएटर आर्ट्स समर कैंप कार्यक्रम और बोवेन हाई स्कूल के हेरल्ड कैंप में भाग लेने के बाद डेविस अर्बाना शैम्पेन में इलिनॉइस विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का अध्ययन करने चले गए, जहां उन्हें 1968 में पत्रकारिता में डिग्री जारी की गई। इससे पहले कि नागरिक अधिकारों और युद्ध विरोधी मुद्दों में उनकी रुचि फिल्म निर्माण में उनकी बढ़ती रुचि के साथ मिलती। डेविस को प्रशंसित सिनेमैटोग्राफर हास्केल वेक्सलर द्वारा मार्गदर्शन दिया गया था, जिनके साथ उन्होंने मीडियम कूल पर काम किया था और 1970 के दशक में द हिटमैन, कूल ब्रीज और द स्लैम्स जैसी ब्लैकएक्सप्लॉयटेशन फिल्मों में कैमरामैन के रूप में अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। 3 वेक्सलर और डेविस 2014 में सांता बारबरा में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के परिसर में पोलक थिएटर में एक स्क्रीनिंग से पहले फिल्म पर चर्चा करने के लिए फिर से मिले। 4 अक्टूबर 2006 में उन्होंने लंदन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह मिगुएल डी सर्वेंट्स के उपन्यास डॉन क्विक्सोट और हेनरी फील्डिंग के टॉम जोन्स के उपन्यासों को मिलाकर एक फिल्म बनाने का इरादा रखते हैं। 5 कैरियर डेविस को बड़े बजट वाले हॉलीवुड फिल्म निर्माता के रूप में जाना जाता है। हैरिसन फोर्ड और टॉमी ली जोन्स अभिनीत उनकी 1993 की फिल्म द फ्यूजिटिव को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर सहित 7 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए, जबकि जोन्स ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता, जो अब तक उनकी एकमात्र ऑस्कर जीत है। अकादमी ने अंततः 1993 का सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार शिंडलर्स लिस्ट को दिया। उस वर्ष डेविस को हॉलीवुड फॉरेन प्रेस द्वारा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन से भी सम्मानित किया गया था। द
डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने उन्हें नाट्य निर्देशन में उत्कृष्ट निर्देशन उपलब्धि के लिए नामांकित किया। रोजर एबर्ट ने 1993 में द फ्यूजिटिव की समीक्षा की। उन्होंने अपनी समीक्षा इस प्रकार शुरू की, एंड्रयू डेविस की द फ्यूजिटिव साल के सर्वश्रेष्ठ मनोरंजनों में से एक है, एक तनावपूर्ण, गहन और विशेषज्ञ थ्रिलर जो उससे कहीं अधिक बन जाती है, एक निर्दोष आदमी के बारे में एक रूपक उसे कुचलने के लिए तैयार दुनिया में। एबर्ट ने देखा कि डेविस बोल्ड विजुअल स्ट्रोक्स के साथ पेंटिंग करता है और वह शैली से परे है और एक्शन और कलात्मकता से शादी करने की क्षमता दिखाता है जो हिचकॉक के साथ तुलना के योग्य है। हाँ, और डेविड लीन और कैरोल रीड के साथ भी। 6 प्रारंभिक फिल्में। निर्देशक के रूप में उनकी पहली फीचर फिल्म 1978 की अर्ध-जीवनी चित्र स्टोनी आइलैंड थी। फिल्म 1978 में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और अंततः 24 अप्रैल 2012 को डीवीडी पर रिलीज हुई थी। साथ स्टोनी आइलैंड युवा संगीतकारों पर केंद्रित था जो अपने गरीब दक्षिण की ओर पड़ोस में एक बैंड बनाते थे। फिल्म में सैक्सोफोन वादक जीन बार्गे और सोल गायक रोनी बैरन जैसे अनुभवी संगीतकारों के साथ साथ डेनिस फ्रांज और एडवर्ड स्टोनी रॉबिन्सन जैसे नवागंतुक कलाकार भी हैं। रोजर एबर्ट ने 2012 के एक लेख में फिल्म का वर्णन किया है, जो ऊर्जा मैंने एकत्रित की है वह काफी हद तक कलाकारों से ही आई है। फिल्म कमोबेश तथ्य पर आधारित है। निर्देशक और सहलेखक एंडी डेविस का एक भाई है, स्टोनी द्वीप पर ब्लॉक का आखिरी श्वेत बच्चा था और वास्तव में फिल्म में दिखाए गए बैंड की तरह ही एक बैंड में शामिल था। 8 1986 में डेविस को अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अभिनीत द रनिंग मैन के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अंततः फिल्मांकन के एक सप्ताह बाद उनकी जगह पॉल माइकल ग्लेसर ने ले ली। डेविस ने 1988 में वार्नर ब्रदर्स के लिए एबव द लॉ नामक फिल्म का सहलेखन, निर्माण और निर्देशन किया। यह फिल्म स्टीवन सीगल की पहली फीचर फिल्म होने के कारण सबसे उल्लेखनीय है। इसके बाद डेविस जीन हैकमैन और टॉमी ली जोन्स के साथ काम करते हुए अपने प्रोजेक्ट द पैकेज के साथ ओरियन वापस चले गए। 1990 का दशक। डेविस जोन्स को अपने अगले प्रोजेक्ट में अपने साथ ले आए, जिसका मूल शीर्षक ड्रेडनॉट था लेकिन अंततः अंडर सीज शीर्षक दिया गया। तस्वीर में डेविस ने सीगल के साथ मिलकर 1992 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फॉल फिल्म बनाई। डेविस ने 1990 के दशक में हैरिसन फोर्ड और टॉमी ली जोन्स अभिनीत द फ्यूजिटिव सहित बड़े बजट की साहसिक फिल्मों का निर्देशन जारी रखा। स्टील बिग स्टील लिटिल में एलन आर्किन और एंडी गार्सिया दोहरी भूमिका में हैं और उनके विपरीत जुड़वा भाई हैं, कीनू रीव्स, मॉर्गन फ्रीमैन और राचेल वीज के साथ चेन रिएक्शन और ए परफेक्ट मर्डर, जिसमें ग्वेनेथ पाल्ट्रो, माइकल डगलस और विग्गो मोर्टेंसन ने अभिनय किया। 2000 के दशक से वर्तमान तक। 2001 के अंत में डेविस अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अभिनीत वार्नर ब्रदर्स की कोलैटरल डैमेज रिलीज करने के लिए तैयार थे। हालांकि 9/11 की त्रासदियों के प्रति संवेदनशील होने के प्रयास में प्रारंभिक रिलीज की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था, क्योंकि फिल्म का कथानक और सामग्री बहुत करीब से त्रासदी को प्रतिबिंबित करती थी। फिल्म आखिरकार 2002 में नाटकीय रूप से रिलीज हुई। 9 2003 में डेविस ने शिया लाबेओफ, सिगोर्नी वीवर, पेट्रिसिया आर्कवेट, टिम ब्लेक नेल्सन, जॉन वोइट अभिनीत वॉल्ट डिज्नी कंपनी के लिए होल्स विकसित किया। लुई सच्चर और डेविस ने सच्चर के न्यूबेरी मेडल और राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार विजेता बच्चों के उपन्यास के आधार पर स्क्रिप्ट विकसित की। द न्यूयॉर्क टाइम्स में एओ स्कॉट की समीक्षा, अप्रैल में लिखी गई, ने इसे इस साल अब तक किसी अमेरिकी स्टूडियो द्वारा रिलीज की गई सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहा। 10 डेविस ने 2006 में डिज्नी बटा टचस्टोन फीचर फिल्म द गार्जियन को फिल्माया।
यह फिल्म यूएस कोस्ट गार्ड के रेस्क्यू स्विमर्स पर केंद्रित है और इसमें केविन कॉस्टनर और एश्टन कुचर ने अभिनय किया है। कॉस्टनर एक प्रसिद्ध बचाव तैराक की भूमिका निभाते हैं जो तैराकों की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण सुविधा में लौटता है, जिसमें कुचर द्वारा निभाया गया एक बचाव तैराक भी शामिल है। जब तूफान कैटरीना द्वारा फिल्म के न्यू ऑरलियंस स्थान को तबाह कर दिया गया तो उत्पादन रोक दिया गया। फिल्म के वास्तविक जीवन के तटरक्षक सलाहकारों को तूफान के पीड़ितों को बचाने के लिए तुरंत तैनात किया गया था। डेविस अपनी सांता बारबरा स्थित प्रोडक्शन कंपनी शिकागो पैसिफिक एंटरटेनमेंट के माध्यम से कई परियोजनाएं विकसित कर रहा है, जिनमें शामिल हैं सिल्वर्स गोल्ड ए रिटर्न टू ट्रेजर आइलैंड, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन के क्लासिक की एक आधुनिक रिटेलिंग, जीन वाइल्डर उपन्यास माई फ्रेंच होर मेंटर्स एक श्रृंखला का रूपांतरण, दो दिग्गज फोटोग्राफरों के जीवन की जांच करने वाले एक पायलट एपिसोड के साथ विश्वव्यापी टेलीविजन के लिए। डेविस ने लेखक जेफ बिगर्स के साथ अपना पहला उपन्यास डिस्टर्बिंग द बोन्स, एक भूराजनीतिक थ्रिलर, पूरा किया, जो 2024 की गर्मियों में रिलीज के लिए तैयार है। 1998 में रेउथर ने बेल एयर एंटरटेनमेंट बनाया और इसके अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्य किया। बेल एयर में रहते हुए उन्हें अपनी फिल्म पे इट फॉरवर्ड पर सबसे अधिक गर्व था, जिसका शीर्षक रोजमर्रा की संस्कृति में शामिल हो गया। उन्होंने प्रूफ ऑफ लाइफ, स्वीट नवंबर, रॉक स्टार और कोलैटरल डैमेज का भी नेतृत्व किया। उनके फीचर फिल्म क्रेडिट में डर्टी डांसिंग 1987, प्रिटी वुमन 1990, सोमर्सबी 1993, द क्लाइंट 1994 और फेस बटा ऑफ 1997, द रेनमेकर 1997 और स्वीट नवंबर 2001 शामिल हैं। 58 वर्ष की आयु में कैंसर से लड़ाई के बाद 5 जून 2010 को रेउथर की मृत्यु हो गई। 5-6 सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप लेक श्राइन में एक स्मारक सेवा आयोजित की गई थी। 7 फिल्मोग्राफी। जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, वह सभी फिल्मों में निर्माता थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये हमें कई जगह 25 जनवरी 2021 में देखने को मिलेगी और कई जगह ये रिलीज़ हो चुकी है। उसी बेस पर मैंने आपको रेटिंग बताई। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये एक मिनी सीरीज़ रहने वाली है और इसके तकरीबन एक सेक्शन ही हमें देखने को मिलेगा, जिसके अंदर तकरीबन 6 एपिसोड हमें देखने को मिले हैं। यानी कि एक मिनी सीरीज़ का मतलब है कि इसकी जो स्टोरी है वो सेक्शन 1 के अंदर ही हमें एक तरह से ख़त्म होती देखने को मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी दे दी है। आगे चलकर इसकी एक तरह से प्री प्रोडक्शन और कास्टिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता। सोफिया मार्गरीटा वर्गारा, स्पेनिश सोफी एईएए, जन्म 10 जुलाई 1972, 1 कोलंबियाई और अमेरिकी अभिनेत्री और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं। उन्हें एबीसी सिटकॉम मॉडर्न फैमिली 2009-2020 में ग्लोरिया डेलगाडो प्रिटचेट के रूप में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और 4 प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। इस भूमिका ने उन्हें अमेरिका में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। 3-4-5 1990 के दशक के अंत में स्पेनिश भाषा के टेलीविजन नेटवर्क यूनिविजन के लिए 2 टेलीविजन शो की सह मेजबानी करते हुए वह प्रमुखता से उभरी। अंग्रेजी में उनका पहला उल्लेखनीय अभिनय फिल्म चेजिंग पापी 2003 में था। बाद में वह फॉर ब्रदर्स 2005 और टाइलर पेरी की कॉमेडी मीट द ब्राउन्स 2008 और मेडिया गोज टू जेल 2009 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें एलएमए पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। वर्गारा ने न्यू ईयर ईव 2011, द थ्री स्टूजेस 2012, माचेटे किल्स 2013, फेडिंग जिगोलो 2013, शेफ 2014 और हॉट पर रस्यूट 2015 में भी अभिनय किया। उन्होंने एनिमेटेड फिल्मों हैप्पी फीट 2 2011, एस्केप फ्रॉम प्लैनेट अर्थ 2013
और द इमोजी मूवी 2017 में वॉयस ओवर भूमिकाएं भी निभाई हैं। 2020 से वह टेलीविजन टैलेंट शो अमेरिकाज गॉट टैलेंट में जज रही हैं। चे वर्गारा को एक व्यवसायी महिला और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने कमार्ट के लिए अपनी खुद की फैशन लाइन डिजाइन की और 2011 में पेप्सी और कवरगर्ल दोनों के साथ अनुबंध किया। उन्होंने 2014 में अपनी पहली खुशबू सोफिया बाय सोफिया वेरगारा लॉन्च की और तब से 4 और सुगंध जारी की हैं। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में विज्ञापन अभियानों में भाग लेने वाली कुछ लैटिन लोगों में से एक है। 7. प्रारंभिक जीवन। वर्गारा का जन्म बैरेंकविला में एक रोमन कैथोलिक परिवार 8 में हुआ था। 9 उनकी मां मार्गरीटा वेरगारा डी वेरगारा एक गृहिणी थीं और उनके पिता जूलियो एनरिक वेरगारा रोबायो मांस उद्योग के लिए पशुपालक थे। सोफिया वर्गारा कोलंबियाई कैरेबियाई अभिजात वर्ग की सदस्य हैं क्योंकि उनका अंतिम नाम बैरेंकविला में स्थित बोगोटा के वर्गारा परिवार की एक शाखा से है। उसके माता पिता एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। उनकी मां कोलंबियाई लेखक सैटर्निनो वेरगारा मोरे की परपोती थीं क्योंकि उनके परदादा सैटर्निनो के पिता मैक्सिमो वेरगारा नेट्स थे। सैटर्निनो बदले में साइमन बोलिवर के समय में कुंडिनमार्का के गवर्नर क्रिस्टोबल डी वेरगारा अस्कारेट के पोते और 1825 में उनके वित्त मंत्री थे। भाइयों फ्रांसिस्को जेवियर और फेलिप डी वर्गारा के पोते और न्यू ग्रेनाडा के प्रभावशाली वकील फ्रांसिस्को वेरगारा अस्कारेट वाई वेला पतिनो के परपोते। इस वंश में कई सदस्य हैं और यह कॉलोनी की शुरुआत तक फैला हुआ है। 10, 11, 12, 13, 14 उसके 5 भाई बहनों और कई चचेरे भाइयों ने उसे टोटी उपनाम दिया था। 15 वेरगारा ने शुरुआत में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में 3 साल तक दंत चिकित्सा का अध्ययन किया, लेकिन मॉडलिंग और शो बिजनेस में अवसरों की तलाश के लिए उन्होंने अपनी डिग्री पूरी करने से 2 सेमेस्टर छोड़ दिए। 12, 16, 1998 में उनके बड़े भाई राफेल की अपहरण के प्रयास के दौरान कोलंबिया में हत्या कर दी गई थी। 17 वेरगारा उस अशांति में फंसना नहीं चाहती थी जिसके परिणामस्वरूप हत्या हुई। वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और मियामी, फ्लोरिडा में बस गए। 9 दिसंबर 2015 18 उनकी चचेरी बहन और दत्तक बहन सैंड्रा भी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक टेलीविजन अभिनेत्री हैं। 19-20 कैरियर। वेरगारा को एक फोटोग्राफर ने कोलंबिया के समुद्र तट पर टहलते समय देखा था और उसे तुरंत मॉडलिंग और टेलीविजन के काम के प्रस्ताव मिले। 21-22 वह अपना पहला टेलीविजन विज्ञापन करने को लेकर आशंकित थी जब तक कि उसके कैथोलिक स्कूल के शिक्षकों ने उसे कार्यभार लेने के लिए अपनी व्यक्तिगत अनुमति नहीं दी। 23-17 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार लैटिन अमेरिका में प्रसारित पेप्सी के एक विज्ञापन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 24 इसके बाद उन्होंने क्रिएटिव वर्कशॉप स्कूल ऑफ एक्टिंग में पढ़ाई शुरू की जहां ग्लोरिया एस्टेफन ने भी प्रशिक्षण लिया। 25 2009 में वर्गारा 6 सप्ताह के लिए ब्रॉडवे पर मैट्रॉन मामा मॉर्टन के रूप में शिकागो में दिखाई दी। उनका चरित्र एकल गीत व्हेन यू आर गुड टू मामा गाता है। 26-27 वह ली डेनियल द्वारा निर्देशित एक स्वतंत्र नाटक द पेपर बॉय में अभिनय करने वाली थीं। हालांकि शूटिंग में देरी हुई और संशोधित बहाली ने मॉडर्न फैमिली के तीसरे सीजन के लिए उनके शूटिंग स्केड्यूल के साथ टकराव किया और वह बाहर हो गईं। 28 जुलाई 2011 में उन्होंने फैरली ब्रदर्स की फिल्म द थ्री स्टूज की शूटिंग पूरी की, जो किसी प्रमुख फिल्म में उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने कहा, मैं एक मतलबी महिला का किरदार निभा रही हूं जो अपने पति को मारने के लिए 3 स्टॉक्स को हेरफेर करने की कोशिश करती है ताकि सारा पैसा उसे मिल जाए। 29 अप्रैल 2012 में
वह अपने बेटे मनोलो की यूट्यूब वेब श्रृंखला विडाकॉन टोटी में दिखाई दी। 2009 में वर्गारा। 18 जुलाई 2012 को फोर्ब्स कॉम द्वारा जारी एक सूची के अनुसार वर्गारा अमेरिकी टेलीविजन में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला थीं। उन्होंने पिछले 12 महीनों में $19 मिलियन की कमाई की थी। 31-32 वर्गारा को पीपल पत्रिका के 50 में से एक नामित किया गया था। सबसे खूबसूरत लोग और हॉलीवुड रिपोर्टर और बिलबोर्ड द्वारा हॉलीवुड में सबसे प्रभावशाली लैटिन महिलाओं में से एक के रूप में नामित किया गया। 33 वेरगारा को 7 मई 2015 को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। 3-4-3-5-2-0-1-5 में फोर्ब्स ने वेरगारा की वार्षिक आय $28.5 मिलियन होने का अनुमान लगाया था। 36 उन्होंने एबीसी सिटकॉम मॉडर्न फैमिली में ग्लोरिया डेलगाडो प्रिटचेट के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें 2010 से 2013 तक कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइमटाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 37 जून 2016 में मानवाधिकार अभियान ने ऑरलैंडो नाइट क्लब गोलीबारी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक वीडियो जारी किया। वीडियो में वर्गारा और अन्य लोगों ने वहां मारे गए लोगों की कहानियां बताईं। 1939 सितंबर 2016 तक फोर्ब्स ने बताया कि वेरगारा टेलीविजन में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी, जिसने पिछले वर्ष $43 मिलियन की कमाई की थी। 40 फरवरी 2020 में यह घोषणा की गई थी कि वर्गारा अमेरिका गॉट टैलेंट के 15वें सीजन से शुरू होने वाले जज होंगे। वह 2021 में अपने दूसरे सीजन के लिए, 2022 में अपने तीसरे और 2023 में अपने चौथे सीजन के लिए लौटीं। 41-26 व्यावसायिक उद्यम। 2011 में यह घोषणा की गई थी कि वर्गारा फुटबॉल माताओं को लक्षित करते हुए मार्ट के लिए कपड़ों की एक लाइन डिजाइन कर रही थी। 4-2-2011 में वर्गारा को कवर गर्ल का चेहरा नामित किया गया था, जिसका पहला विज्ञापन जनवरी 2012 में प्रदर्शित हुआ था। 1933 अप्रैल 2011 में वह डेविड बेकहम के साथ एक डाइट पेप्सी विज्ञापन में दिखाई दी। 43 और जनवरी 2012 में एक और विज्ञापन में। 44 इसके अलावा 2011 में वह कॉमकास्ट के एक्सफिनिटी ब्रांड और स्टेट फार्म के लिए कई विज्ञापनों में दिखाई दी। 4-5-2013 में उन्होंने डाइट पेप्सी, रूम्स टू गो और मेडिसिन सिंथ्रॉइड के साथ विज्ञापन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 3 वर्गारा ने 2013 में रूम्स टू गो के साथ एक फर्नीचर लाइन लॉन्च की। 46 वह अच्छी तरह से बनाया गया और किफ़ायती फर्नीचर बनाना चाहती थी। उन्होंने कहा, हर किसी को अपने घर को अद्भुत बनाने और अपने घर पर गर्व करने में सक्षम होना चाहिए। 4-7-2014 में वर्गारा अमेरिकी एंटी डैंड्रफ शैम्पू ब्रांड हेड एंड शोल्डर की ब्रांड एम्बेसडर बनी। 48 मार्च 2017 में वह अपनी समानता के कथित अनुचित उपयोग के लिए वीनस कॉन्सेप्ट के साथ एक समझौते पर पहुंची, जिसके बारे में वर्गारा ने कहा कि इससे यह गलत धारणा पैदा हुई कि वह उनके सौंदर्य उत्पादों का समर्थन करती है। 49 उन्होंने 2014 में अपनी पहली खुशबू सोफिया बाय सोफिया वर्गारा लॉन्च की और तब से 4 और सुगंध जारी की हैं। 50 1951 जून 2023 में वर्गारा ने सौंदर्य ब्रांड टोटी लॉन्च किया। 52-53-54 इस ब्रांड का नाम उनके बचपन के उपनाम के नाम पर रखा गया है। 52 सोफिया वर्गारा द्वारा उत्पाद श्रृंखलाओं की सूची। वर्ष शीर्षक ब्रांड टिप्पणियां। 2005 EBY सोफिया वर्गारा द्वारा EBY आपके द्वारा सशक्त वस्त्र संग्रह। 55 2011 से 2015 सोफिया बाय सोफिया वर्गारा के मार्ट वस्त्र संग्रह।
2013 वर्तमान सोफिया वर्गारा फर्नीचर संग्रह जाने के लिए कमरे फर्नीचर लाइन 47। 2018 सोफिया बाय सोफिया वर्गारा लैटिन अमेरिका एक्सक्लूसिव कम भुगतान करें जूता और बैग संग्रह 56। 2019 वर्तमान सोफिया जीन्स सोफिया वर्गारा द्वारा वॉलमार्ट वस्त्र संग्रह 57। 2020 वर्तमान सोफिया वर्गारा एक्स फोस्टर ग्रांट चश्मे का संग्रह 58-59। 2021 सोफिया इंटीमेट्स सोफिया वर्गारा द्वारा वॉलमार्ट अंतरंग परिधान श्रृंखला 60। 2022 सोफिया आभूषण सोफिया वर्गारा द्वारा वॉलमार्ट आभूषण लाइन। 2022 सोफिया होम बाय सोफिया वर्गारा वॉलमार्ट घर की सजावट की लाइन। 2023 टोटी वर्गारा का अपना सौंदर्य ब्रांड। वर्गारा के बाल प्राकृतिक रूप से सुनहरे हैं। फिल्मों और टेलीविजन के लिए उसे कभी कभी अपने बालों को गहरे भूरे या काले रंग में रंगने के लिए कहा जाता है ताकि वह अधिक रूढ़िवादी हिस्पैनिक दिख सके। 61-62 वर्गारा की शादी 18 साल की उम्र में उसकी हाई स्कूल प्रेमिका जो गोंजालेज से हुई थी। 9 उनका मानोलो नाम का एक बेटा था जिसका जन्म 16 सितंबर 1991 को कोलंबिया में हुआ था। 63 उनका 1993 में तलाक हो गया। 9 वर्गारा और उनके प्रेमी निक लोएब ने 2 साल तक डेटिंग करने के बाद 2012 में सगाई कर ली। 23 मई 2001 4 को वर्गारा ने घोषणा की कि सगाई रद्द कर दी गई है। 64 वेरगारा और ट्रू ब्लड स्टार जो मैंगनीलो ने 6 महीने तक डेटिंग के बाद 2014 क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सगाई कर ली। 65 उन्होंने 21 नवंबर 2015 को पाम बीच, फ्लोरिडा में शादी की। 66-67 17 जुलाई 2023 को वेरगारा और मैंगनीलो ने पेज 6 पर घोषणा की कि वे अलग हो गए हैं और शादी के 7 साल बाद तलाक लेने की योजना बना रहे हैं। 68 वर्गारा को 2000 में 28 साल की उम्र में थायराइड कैंसर का पता चला था। 69-70-71 उनका थायराइड निकलवाया गया, रेडियोआयोडीन थेरेपी ली गई और वे पूरी तरह ठीक हो गईं। 72 वह हाइपोथायराइडिज्म को रोकने के लिए दवा लेती है। 73 9 मई 2011 को वर्गारा के छोटे भाई जूलियो को उस वर्ष अप्रैल में गिरफ्तार किए जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से कोलंबिया निर्वासित कर दिया गया था। जूलियो को लंबे समय से नशीली दवाओं की लत थी और पहले उसे कानून का सामना करना पड़ा था। 74-75 वर्गारा ने परेड पत्रिका को बताया, किसी को 10 साल में धीरे धीरे मरते हुए देखना सबसे बुरी सजा है। अब वह किसी अन्य व्यक्ति की तरह है। 1976 दिसंबर 2014 में जिमी किमेल लाइव पर अपनी प्रस्तुति के दौरान वर्गारा ने खुलासा किया कि वह अपनी नागरिकता परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक बन गई थी। 77-78 2015 से 2017 तक वर्गारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा उत्पादित 2 निषेचित भ्रूणों के भविष्य के संबंध में कानूनी विवाद में शामिल थी, जबकि वह अभी भी लोएब के साथ रिश्ते में थी। 79 भ्रूणों को कैलिफोर्निया के एक मेडिकल क्लिनिक में क्रायोप्रिजर्वेशन में भंडारण में रखा गया था। 8-0-2014 में जोड़े के विभाजन के बाद लोएब ने कैलिफोर्निया की एक अदालत में भ्रूणों की कस्टडी के लिए मुकदमा दायर किया, लेकिन बाद में उन्होंने उस मुकदमे को छोड़ दिया जब अदालत ने लोएब से 2 महिलाओं की पहचान करने की मांग की जिन्होंने उन्हें गर्भवती करने के बाद गर्भपात कराया था। 1981 दिसंबर 2016 में लुइसियाना में वेरगारा के खिलाफ जीवन के अधिकार का मुकदमा शुरू किया गया था, जिसमें वेरगारा के भ्रूण को वादी के रूप में शामिल किया गया था। 82 मुकदमे में भ्रूणों का नाम एम्मा और इसाबेला रखा गया था और उनके ट्रस्टी को न्यू ऑरलियंस निवासी जेम्स चार्बोनेट के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिसका वर्गारा से कोई संबंध नहीं था।
83 मुकदमे का इरादा भ्रूण को सरोगेट वाहक का उपयोग करके आगे विकसित होने का मौका देना था, ताकि वह पैदा हो सके और एक विरासत ट्रस्ट से लाभ उठा सके जो उनके लिए बनाया गया था और चार्बोनेट द्वारा प्रशासित है। 80 द न्यूयॉर्क टाइम्स में 2015 के एक ऑप एड में लोएब ने लिखा था, उन्हें हमेशा के लिए जमाए रखना उन्हें मारने का इस समान है। 84 मुकदमे में वर्गारा के माता पिता के अधिकारों को समाप्त करने का भी प्रयास किया गया, क्योंकि उन्हें एक मेडिकल क्लिनिक में क्रायोप्रिजर्वेशन में रखकर उसने कथित तौर पर भ्रूणों को त्याग दिया और उनकी उपेक्षा की। कानूनी मामला नया था और लुइसियाना के भ्रूण कानूनों का लाभ उठाया गया। 80 राज्य ने 1986 में एक कानून पारित किया जो भ्रूण को न्यायिक व्यक्ति घोषित करता है, जिससे भ्रूण को मुकदमा करने या मुकदमा चलाने का अधिकार मिलता है। 1985 अगस्त 2017 में लुइसियाना के एक न्यायाधीश ने इस आधार पर मामले को खारिज कर दिया कि अदालत के पास उन भ्रूणों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जिनकी कल्पना कैलिफोर्निया में की गई थी। 86-87 फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2002 जमानत क्षति हवाई जहाज अपहरणकर्ता हटाया गया दृश्य 88 बड़ी दुविधा नीना 2003 पपी का पीछा करते हुए सिसी 2004 24वां दिन इसाबेला सोल प्लेन ब्लैंका 2005 डॉगटाउन का स्वामी अमेलिया 4 भाई सोफी 2006 भुना हुआ लोरिडोना राष्ट्रीय लैम्पून की प्रतिज्ञा यह स्वयं 2008 टायलर पेरी की मीट द ब्राउन्स चेरिल 2009 मैडिया जेल चली गई टीटी 2011 दी स्मर्फ्स ओडिले अंजेलो नए साल की पूर्व संध्या नवासी एवा हैप्पी फीट टू कार्मेन आवाज की भूमिका 2012 3 कठपुतलियां लिडिया हार्टर 2013 एस्केप फ्रॉम प्लेनेट अर्थ गैबी बबलब्रुक आवाज की भूमिका लुप्त होते पुरुष वैश्य सेलिमा हथियार हत्या करता है मैडम डेस्डेमोना 2014 बावर्ची आइनेज 2015 वाइल्ड कार्ड डीडी पीछा डेनिएला रिवा कार्यकारी निर्माता भी 2017 महिला मस्तिष्क लिसा इमोजी मूवी फ्लेमेंको डांसर आवाज की भूमिका 90 2018 झुका हुआ रेबेका कौन चालू है विवियन 2019 9वें के नीचे एंजेला रामिरेज 2021 कोटा जैना 91 आवाज की भूमिका कार्यकारी निर्माता भी 2023 आवारा डोलोरेस द काउच आवाज की भूमिका टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 1995 अकापुल्को कुएर्पो और अल्मा इरासेमा टेलीनोवेला 1995-1998 फुएरा डे सीरीज स्वयं सह मेजबान कोलेटरल डैमेज 2002 की अमेरिकी विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंड्रयू डेविस द्वारा निर्देशित है और इसमें अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, एलियास कोटेस, फ्रांसिस्का नेरी, क्लिफ कर्टिस, जॉन लेगुइजामो और जॉन टर्टुरो ने अभिनय किया है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 फरवरी 2002 को रिलीज हुई थी, लेकिन इसे नकारात्मक समीक्षा मिली और यह व्यावसायिक रूप से असफल रही। 2 फिल्म लॉस एंजल्स के फायर फाइटर गॉर्डन ब्रेवर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कहानी बताती है, जो कोलंबिया की यात्रा करके और अपने परिवार के हत्यारों का सामना करके गुरिल्ला कमांडो के हाथों अपने बेटे और पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता है। कथानक लॉस एंजल्स में कोलंबियाई वाणिज्य दूतावास भवन के प्लाजा में एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें कोलंबियाई अधिकारियों और अमेरिकी खुफिया एजेंटों के कारवां सहित 9 लोग मारे गए। मारे गए नागरिकों में एलएफडी अग्निशामक कैप्टन गॉर्डन गोर्डी ब्रेवर की पत्नी और बेटा शामिल हैं, जो विस्फोट में घायल हो गए थे। अमेरिकी विदेश विभाग को एक टेप भेजा जाता है
जिसमें एक नकाबपोश व्यक्ति जो खुद को एल लोबो द वुल्फ कहता है, जिम्मेदारी लेता है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कोलंबिया के उत्पीड़न के प्रतिशोध के रूप में उचित ठहराता है। एफबीआई का मानना है कि एल लोबो एक कोलंबियाई आतंकवादी है जिसका नाम क्लाउडियो पेरिनी है। सीआईए अधिकारी पीटर ब्रांट, कोलंबिया स्टेशन प्रमुख को सीनेट ओवरसाइट कमेटी द्वारा इस घटना के लिए कड़ी फटकार लगाई गई, जिसने कोलंबिया में सभी सीआईए ऑपरेशनों को तुरंत समाप्त कर दिया। ब्रांट गुस्से में मोम्पोस लौट आता है और अपने अर्धसैनिक सहयोगियों के साथ मिलकर क्लाउडियो को मारने के लिए एक बड़े हमले की योजना बनाता है। जांच के संबंध में राजनीतिक लालफीताशाही से निराश होकर ब्रूअर व्यक्तिगत रूप से क्लाउडियो का पता लगाने के लिए मोम्पोस की यात्रा करता है, लेकिन अवैध प्रवेश के लिए उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। गुरिल्ला अपने साथियों को छुड़ाने के लिए जेल से भागने की योजना बनाते हैं और ब्रूअर से बड़ी फिरौती मांगने के लिए उसका अपहरण कर लेते हैं। ब्रांट की इकाई को कोलंबिया में ब्रूअर की मौजूदगी के बारे में सतर्क कर दिया गया है, लेकिन वह बहुत देर से पहुंची। ब्रूअर जेल से भाग जाता है, पकड़ से बच जाता है और कनाडाई मैकेनिक सीन आर्मस्ट्रांग से गुरिल्ला जोन पास हासिल कर लेता है। आर्मस्ट्रांग ने उसे ड्रग धावक फेलिक्स रामिरेज से मिलवाया, जो गुरिल्लाओं को वित्त पोषित करने वाली कोकीन वितरण सुविधा का प्रबंधक है। एक मैकेनिक के रूप में प्रच्छन्न होकर ब्रूअर कई तात्कालिक विस्फोटकों का उपयोग करता है और सुविधा को नष्ट कर देता है। फेलिक्स को ड्रग प्लांट के विनाश के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे छुपे हुए ब्रूअर की आंखों के सामने मार दिया जाता है। ब्रूअर क्लाउडियो के मुख्यालय में घुसपैठ करता है और उसे मारने के लिए बम लगाता है, लेकिन उसे तब पकड़ लिया जाता है जब वह एक महिला सेलेना को उसके बेटे माउरो के साथ विस्फोट के दायरे में फंसने से रोकने की कोशिश करता है। क्लाउडियो के घरेलू परिसर में सेलेना ने खुलासा किया कि वह क्लाउडियो की पत्नी है। उसने और क्लाउडियो ने एक बार एक अमेरिकी हमले के दौरान अपने बच्चे को खो दिया था, जिसने क्लाउडियो को आतंकवादी बनने के लिए मजबूर किया था। सेलेना ने मौरो को पाया और गोद लिया, जिसके माता पिता हमले में मारे गए थे। बावजूद इसके सेलेना अंततः ब्रूअर के प्रति सहानुभूति रखती है और स्वीकार करती है कि क्लाउडियो वाशिंगटन डीसी में एक और बमबारी की योजना बना रहा है। इस बीच ब्रांट की इकाई क्लाउडियो के परिसर का पता लगाती है और हमला शुरू कर देती है। आगामी गोलीबारी के दौरान सेलेना ब्रूअर को मुक्त कराने में मदद करती है और ब्रांट के साथ क्लाउडियो की खोज के प्रयास में मदद करने के लिए वाशिंगटन डीसी में राज्य विभाग में वापस जाती है। सेलेना यूनियन स्टेशन को लक्ष्य के रूप में पहचानती है और एफबीआई जांच करती है। शौचालय का उपयोग करने के बहाने सेलेना खुद को कमांड रूम से बाहर निकाल लेती है और जब माउरो उसके साथ आने से इनकार कर देती है तो वह चिढ़ जाती है। जब ब्रूअर देखता है कि सेलेना उस नकाबपोश आदमी की तरह ही इशारा कर रही है जिसने टेप में एल लोबो होने का दावा किया था, तो उसे पता चलता है कि वह हमेशा से भेड़िया थी और क्लाउडियो उसके प्रमुख के रूप में कार्य करता है और उनके कारण के पीछे का पूरा मकसद व्यक्तिगत बदला लेना है अमेरिका के हाथों उनकी बेटी की मौत के लिए। इसके अलावा ब्रूअर का अनुमान है कि असली लक्ष्य विदेश विभाग है और उसका उपयोग सेलेना को इमारत की सुरक्षा से बचने में मदद करने के लिए किया गया था। ब्रूअर ने विस्फोट होने से कुछ सेकंड पहले माउरो के बम से भरे खिलौने डायनासोर को तुरंत खिड़की से बाहर फेंक दिया। ब्रांट ब्रूअर के संदेह को समझते हुए सेलेना को इमारत से भागने से रोकने की कोशिश में गोली मारकर हत्या कर देता है। ब्रूअर सेलेना का पीछा करते हुए इमारत के बेसमेंट तक जाता है, जहां वह और क्लाउडियो मोटरसाइकिल पर सुरंगों के माध्यम से निकलते हैं। ब्रूअर सुरंग नियंत्रण कंसोल ढूंढता है और गेट बंद कर देता है,
जिससे उनका बचना संभव हो जाता है। शराब बनाने वाला सुरंग की दीवारों के साथ कुछ गैस लाइनों को तोड़ने के लिए एक कुल्हाड़ी का उपयोग करता है, और जैसे ही वे वापस जाते हैं, सेलेना शराब बनाने वाले पर गोली चलाती है, जिससे अनजाने में गैस प्रज्वलित हो जाती है। जैसे ही पूरी सुरंग फट जाती है, शराब बनाने वाला एक दरवाजे से कूद जाता है। हालांकि सेलेना और क्लाउडियो विस्फोट से बच गए और एक साथ उस पर हमला कर दिया। एक छोटी आमने सामने की लड़ाई के बाद सेलेना को नियंत्रण कक्ष के खुले सर्किटरी पर फेंके जाने से बिजली का झटका लगता है, और जब ब्रूअर राज्य विभाग में दूसरा बम विस्फोट करने से पहले उसकी छाती में एक कुल्हाड़ी फेंकता है, तो क्लाउडियो खुद मारा जाता है। इसके बाद जब वे विदेश विभाग से बाहर निकले तो ब्रूअर ने माउरो को अपनी बाहों में उठा लिया। एक न्यूज़कास्ट वॉइस ओवर में बताया गया है कि अमेरिकी इतिहास में सबसे खराब आतंकवादी हमलों में से एक को रोकने के लिए ब्रूअर को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक प्राप्त होगा। कास्ट करें। कोलंबिया के CIA स्टेशन के प्रमुख पीटर ब्रांट के रूप में इलियास कोटेस, क्लाउडियो की पत्नी सेलेना पेरिनी के रूप में फ्रांसिस्का नेरी, क्लाउडियो एल लोबो पेरिनी के रूप में क्लिफ कर्टिस, एक कोलंबियाई आतंकवादी जिसे वुल्फ के नाम से जाना जाता है, कोकीन वितरण सुविधा के प्रबंधक फेलिक्स रामिरेज के रूप में जॉन लेगुइजामो, जॉन टर्टुरो एक कनाडाई मैकेनिक शॉन आर्मस्ट्रांग के रूप में, गोल्डी के बेटे मैट ब्रेवर के रूप में एथन डैम्फ, FBI एजेंट द्रे फिप्स के FBI पार्टनर के रूप में हैरी लेनिक्स, एजेंट रूसो के रूप में जेन लिंच, सेलेना और क्लाउडियो के दत्तक पुत्र मौरो के रूप में टायलर पोसी, फर्नांडो सरफती फेडरेल के रूप में, रोमन के रूप में जसू गार्सिया, क्लाउडियो का दाहिना हाथ, जैक गोर्डी के साथी फायरमैन के रूप में माइकल मिलहोन, गोर्डी के साथी फायरमैन रॉनी के रूप में रिक वर्थी, जूनियर के रूप में रेमंड क्रूज, गोर्डी के साथी फायरमैन, एड कॉनट्स के रूप में जे केनेथ कैंपबेल, कोलंबिया के पूर्व सैन्य सलाहकार जो ब्रूअर को कोलंबिया में जीवित रहने की सलाह देते हैं, रोड्रिगो ओब्रेगॉन रोड्रिगो के रूप में, माइकल कैवानुग अध्यक्ष पॉल डेवेरो के रूप में, निकोलस प्रायर सीनेटर डेलिच के रूप में। उत्पादन। फिल्म की मूल स्क्रिप्ट में वही कथानक था, लेकिन लीबिया में घटित होकर मध्य पूर्व में अमेरिकी नीति को संबोधित किया गया होगा। निर्देशक डेविस और उनके पटकथा लेखकों ने कोलंबिया को नए स्थान के रूप में चुना क्योंकि इसका बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया गया था और वर्तमान भू राजनीतिक संघर्ष क्षेत्र को छुआ नहीं गया था। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। फिल्म की शूटिंग लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC में की गई थी। कोलंबिया का प्रतिनिधित्व करने वाले दृश्य मेक्सिको के वेराक्रूज राज्य के कोटेपेक शहर में शूट किए गए थे। मेक्सिको में फिल्मांकन 10 सप्ताह तक चला। पहले को पहले 8 हफ्तों के दौरान शूट किया गया और फिर अन्य 2 को रोल करने के लिए लौटाया गया। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। रिलीज। मार्केटिंग। 11 सितंबर के हमलों ने अंतिम फिल्म की रिलीज और संपादन को प्रभावित किया। फिल्म के मूल ट्रेलर को हटा दिया गया क्योंकि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़ा बम हमला दिखाया गया था। यह फिल्म मूल रूप से 5 अक्टूबर 2001 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसके आतंकवाद विषय और हमलों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 3 इसके बाद वार्नर ब्रदर्स ने वेबसाइट, रेडियो स्टेशनों, टेलीविजन और मूवी थिएटरों से कोलैटरल डैमेज का कोई भी उल्लेख हटा दिया। फिल्म के सभी ट्रेलर और पोस्टर भी वापस बुला लिए गए। 4 अंततः इसे 8 फरवरी 2002 को रिलीज किया गया। प्रीमियर 4 दिन पहले आयोजित किया गया था। 5 कोलैटरल डैमेज में हवाई जहाज अपहरणकर्ता की भूमिका में कोलंबियाई अभिनेत्री सोफिया वेरगारा को भी शामिल किया जाना था। हालांकि वह दृश्य जहां वर्गारा एक विमान का अपहरण करेगा, फिल्म से काट दिया गया था। 6
होम मीडिया। वार्नर होम वीडियो ने 30 जुलाई 2002 को संयुक्त राज्य अमेरिका में डीवीडी और वीएचएस पर फिल्म जारी की। 7-8 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। कोलैटरल डैमेज ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में कुल $15.2 मिलियन की कमाई की। यह बॉक्स ऑफिस पर बिग फैट लायर, रोलरबॉल और ब्लैक हॉक डाउन से पहले नंबर 1 स्थान पर रही। 1997 में बैटमैन एंड रॉबिन के बाद ऐसा करने वाली यह अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की पहली फिल्म थी। 9 अपने दूसरे सप्ताहांत में यह फिल्म 8.7 की कमाई के साथ जॉन क्यू, क्रॉसरोड्स, रिटर्न टू नेवरलैंड और बिग फैट लायर के बाद 5वें स्थान पर आ गई। 10 लाख। 10 स्पेन में यह अपने पहले सप्ताहांत में $1.1 मिलियन के साथ मॉन्स्टर्स इंक के बाद दूसरे स्थान पर खुला। 11 फिल्म ने अपने $85 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $78.4 मिलियन की कमाई की। 12 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। रॉटेन टोमाटोज ने 142 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इसे 4/10 की औसत रेटिंग के साथ 19% रेटिंग दी। साइट की सर्वसम्मति में लिखा है, अपने सामयिक विषय के बावजूद कोलैटरल डैमेज एक असाधारण और फॉर्मूलाबद्ध एक्शन थ्रिलर है। 13 मेटाक्रिटिक ने 34 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इसे 100 में से 33 रेटिंग दी है। 14 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया। 15 द वाशिंगटन पोस्ट के डेसन होवे ने फिल्म को अत्यधिक सामान्य कहा और लिखा, एक्शन फिल्म निर्माण के तेज और ढीले मानकों के बावजूद कोलैटरल डैमेज एक निराशा है। 16 यूएसए टुडे की क्लाउडिया पुइग ने कहा, यह हास्यास्पद रूप से अविश्वसनीय है, फिर भी आतंकवादियों से जुड़ी किसी भी चीज पर हंसना मुश्किल है, यहां तक कि कोलैटरल की अस्पष्ट कोलंबियाई विविधता भी। हमें जो मिलता है वह श्वार्ज़नेगर के लिए बस एक और अवसर है जो शाश्वत टर्मिनेटर में प्रतीत होता है, मोड़ उसकी मांसपेशियों को फ्लेक्स करने के लिए। 17 शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 सितारों से सम्मानित किया और इसे आपकी विशिष्ट श्वार्ज़नेगर एक्शन फिल्म का कुशलतापूर्वक बनाया गया उदाहरण बताया। 18 यह भी देखें 2002 की अमेरिकी फिल्मों की सूची। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर फिल्मोग्राफी। संदर्भ एलियास कोटेस बटा LISKTES बटा 2 ग्रीक, जन्म 11 मार्च 1961, एक कनाडाई अभिनेता हैं। उन्हें शिकागो फ्रेंचाइज में एल्विन अल ओलिंस्की की भूमिका निभाने के साथ साथ कई फिल्मों में मुख्य और सहायक भूमिकाओं में दिखाई देने के लिए जाना जाता है। उन्होंने फिल्म अरारत 2002 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड जीता। वह सम काइंड ऑफ वंडरफुल 1987, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल 1990, द एडजस्टर 1991, एक्सोटिका 1994, द प्रोफेसी 1995, क्रैश 1996, लिविंग आउट लाउड 1998 जैसी फिल्मों में नजर आए। फॉलेन 1998, द थिन रेड लाइन 1998, हैरिसन फ्लावर्स 2002, कोलैटरल डैमेज 2002, शूटर 2007, ज़ोडियाक 2007, स्किनवॉकर्स 2007, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन 2008 और शटर आइलैंड 2010। प्रारंभिक जीवन। कोटेस का जन्म मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में हुआ था। उनके पिता कनाडाई राष्ट्रीय रेलवे के लिए मैकेनिक के रूप में काम करते थे और मां एक मिलिनर थीं। 3 उनके माता पिता दोनों ग्रीक मूल के हैं। 4 कोटेस न्यूयॉर्क में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स के साथ साथ मॉन्ट्रियल के वेनियर कॉलेज से स्नातक हैं। 5 कैरियर। कोटेस ने सम काइंड ऑफ वंडरफुल
1987, 6 द एडजस्टर 1991, 7 एक्सोटिका 1994, 8 क्रैश 1996, 9 फॉलन 1998, 10 में प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। और अन्य फिल्मों के बीच द थिन रेड लाइन 1998, 11 कोटिस को अमेरिकी फिल्म द प्रोफेसी 1995, 12 में थॉमस डैगेट की मुख्य भूमिका निभाने और 2 मूल टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल फिल्मों में खेल प्रेमी सतर्क केसी जोन्स को चित्रित करने के लिए भी जाना जाता है। 5-1-3-2-0-1-0 में उन्होंने लेट मी इन 14 और वुडी हैरेल्सन अभिनीत एक कनाडाई सुपर हीरो फिल्म दी फेंडर में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। 15 टेलीविजन पर वह द सोप्रानोस के सीजन 4 में डोमिनिक पल्लाडिनो के रूप में और हाउस के सीजन 2 के फिनाले में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाई दिए जो डॉक्टर ग्रेगरी हाउस को गोली मारता है। 16-2014 से 2018 तक कोटिस ने एनबीसी शिकागो फायर स्पिन ऑफ शिकागो पीडी में अभिनय किया, जहां उन्होंने इंटेलिजेंस यूनिट में लंबे समय तक अंडरकवर जासूस एल्विन अल ओलिंस्की की भूमिका निभाई। 17-18-19 वह अन्य सभी शिकागो फ्रेंचाइजी श्रृंखलाओं में भी दिखाई दिए। 2014 में कर्टिस ने द डार्क आवर्स में मुख्य भूमिका निभाई, जिसे नेशनल रेडियो समीक्षा ने न्यूजीलैंड की अब तक की सबसे महान फिल्मों में से एक कहा। 10 न्यूजीलैंड हेराल्ड ने वास्तविक जीवन के गिस्बोर्न स्पीड शतरंज खिलाड़ी और कोच जेनेसिस पोटिनी के रूप में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की, जिनकी 2011 में मृत्यु हो गई। कर्टिस ने शतरंज का अध्ययन किया और भूमिका के लिए जानबूझकर अपना वजन बढ़ाया। 2015 सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में कर्टिस मार्टिन स्कॉर्सेस की ब्रिंगिंग आउट द डेड 1999, 3 किंग्स 1999, जॉनी डेप के साथ ड्रग ड्रामा ब्लो 2001, ट्रेनिंग डे 2001, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ कोलैटरल डैमेज 2002 फिल्मों में दिखाई दिए हैं। लिव फ्री और डाई हार्ड 2007, सनशाइन 2007, पुश 2009, 10,000 BC 2008, रीमेक और कोलंबियाना 2011। एम नाइट श्यामलन की द लास्ट एयरबेंडर 2010 में उन्होंने मुख्य खलनायक फायर लॉर्ड ओजी की भूमिका निभाई। 12 कर्टिस ने फिल्म लास्ट नाइट्स 2015 में लेफ्टिनेंट कॉर्टेस और फिल्म राइजेन 2016 में जीसस क्राइस्ट की भूमिका निभाई। 13 एनबीसी टीवी नाटक ट्रॉमा में 14 उन्होंने साहसी उड़ान चिकित्सक रूबेन रैबिट पालचुक की भूमिका निभाई। 15 कर्टिस को ट्रेविस मनावा के रूप में चुना गया, जो एएमसी टीवी श्रृंखला फियर द वॉकिंग डेड में एक प्रमुख पुरुष भूमिका थी। 16 द वॉकिंग डेड का स्पिन ऑफ। 17 2017 में कर्टिस को टोनोवारी के रूप में चुना गया था और वह अवतार के 4 सीक्वल में दिखाई देने के लिए तैयार हैं, जिनमें अवतार द वे ऑफ वाटर और अवतार 3 शामिल हैं। 18 2019 में उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स हॉब्स एंड शॉ में ल्यूक हॉब्स, ड्वेन जॉनसन के भाई जोना हॉब्स की भूमिका निभाई। उनके पात्र सामोन हैं। 19 कर्टिस ट्रू स्पिरिट में टीगन क्रॉफ्ट और अन्ना पकविन के साथ अभिनय करते हैं। इसका प्रसारण 3 फरवरी 2023 को नेटफ्लिक्स पर शुरू हुआ। यह फिल्म 16 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई नाविक जेसिका वॉटसन की यात्रा पर आधारित है, जो एकल वैश्विक जलयात्रा का प्रयास कर रही है। व्यक्तिगत जीवन। जब उनसे सर्व उद्देशीय जातीय अभिनेता होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह एक वास्तविक फायदा है। मुझे जातीय होना पसंद है। मुझे अपनी त्वचा का रंग पसंद है। व्यवसाय में सीमाएं हैं। यह एक वास्तविकता है, लेकिन हमें ऐसे अद्भुत अवसर दिए गए हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात करी इस सीरीज के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जो उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।